हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू सीरीज में आज आपका सेकंड डे है जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 के रीजनिंग के सवाल। तो कुछ सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में और आज आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आज की सीरीज में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि फटाफट से आज का सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन इसी महीने आने वाली है। तो आप सभी को इस सेशन को, इस सीरीज को बहुत शेयर करना है ताकि सभी इन सीरीज की मदद से पूरा फायदा उठा सके। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सेबी, नबार्ड या किसी और पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है जो कि 453 है, 619 है, 574 है, 471 है एंड 372 है। तो आप एक चीज देखिए, ये नंबर्स है, लाइक 453 है नंबर जिसमें 4, 5 और 3 इसकी क्या है, डिजिट्स। ठीक है, तो उसने पहले बोला कि इफ सेकेंड डिजिट विल बी इंटरचेंज्ड विद थर्ड डिजिट in each number, then which number will be the second highest number after rearrangement? उसका कहना है कि अगर आपने सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज किया है थर्ड डिजिट के साथ, ठीक है, नंबर के अंदर, मतलब आपने विद इन नंबर ही किया है सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज, तो फर्स्ट डिजिट को आपने नहीं छेड़ा, तो आपको बताना कि कौन सा नंबर है जो सेकंड हाईएस्ट होगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं इसको इंटरचेंज करके दिखाऊं तो 453 क्या बन जाएगा, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो 435 बन जाएगा। बट ये बताने के लिए कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है या सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, अल्टीमेटली तो हमने फर्स्ट डिजिट ही देखनी है। तो हम एक बार हर नंबर की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, देखिए सबसे हाईएस्ट डिजिट आपकी है 6, तो ये आपका हाईएस्ट नंबर बनेगा। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, देखिए 5। तो आपका आंसर जो है बिना किसी डाउट के आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इन क्वेश्चंस में आप सीखिए कि आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको करने लग जाते हैं। और क्योंकि इसको वो करने लग जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जो टाइम वो पजल्स और सिटिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने क्वेश्चन में और शॉर्टेस्ट मेथड यूज करना है इनका आंसर बताने के लिए। और इन क्वेश्चंस में तो आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप सब। इफ इन ईच नंबर, अगर हर नंबर में बोथ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर एडेड, ठीक है, हर नंबर की अगर आप फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करते हो एंड आफ्टर दैट उसके बाद सेकेंड डिजिट को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उस एडिशन से, मतलब फर्स्ट और थर्ड को तो आपने किया ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से आप सेकेंड डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 2 आफ्टर मेंशन्ड ऑपरेशन। ये सब करने के बाद कितने नंबर है जो कि 2 से छोटे हैं। तो ये क्वेश्चन में तो कोई भी किसी भी तरह का ट्रिक नहीं लग पाएगा, ये तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को एक एक नंबर को हमें करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर आपके सामने है 453, जिसमें कि आपके सामने 4 और 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 मतलब जो कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट है, तो 4 + 3 कितना हुआ आपका 7, और 7 - 5 करते हो तो कितना आया, 2 आया। ओके, नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा है, 619। ये तो देख के ही पता लग रहा है कि लेस देन 2 नहीं होने वाला, क्योंकि बीच में 1 है। तो -1 अगर आप करोगे ना, 9 + 6 इतना बड़ा नंबर आएगा, उसमें -1 करके तो आपका 10 से भी बड़ा नंबर आएगा, इसको तो रहने ही दो। उसके बाद 574 देखिए, तो 5 + 4 कितना हुआ 9,
और 9 में -7 किया तो कितना हुआ 2। उसके बाद 4 7 1 देखिए, हाँ जी 4 7 और 1, जिसमें कि 4 + 1 कितना होता है 5, ठीक है। और 5 में से अगर आप -7 करते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला कि आफ्टर दैट सेकेंड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड, सेकेंड डिजिट को आप बाद में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 - 7 करते हो तो कितना आता है -2 आता है। ओके, उसके बाद 3 7 2 में देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 + 2 करते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे 3 + 2 करते हैं तो कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, और 5 में -7 करते हैं तो कितना आया -2। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसने बोला लेस देन 2, 2 से कम। अगर वो लेस देन 2 कह रहा है ना, तो हमने 2 को नहीं लेना, वो कह रहे 2 से कम होना चाहिए, दैट मीन्स 2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे से कितने नंबर्स आए आपके 2 नंबर्स, क्योंकि -2 जो है वो 2 से कम है, और इसीलिए इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसका आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 4। ओके राइट, तो देखिए ये आपके आरबीआई असिस्टेंट का क्वेश्चन है। तो आपका जैसे कि मान लो 5 क्वेश्चंस का सेट है, इस तरह के नंबर के क्वेश्चंस है, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो फटाफट हो जाएंगे, और 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में अगर डायरेक्शंस का इस तरह का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट्स वाला होता है ना, कि ये वाला पॉइंट इसके नॉर्थ में है, ये वाला पॉइंट इसके साउथ में है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिलता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको, और देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो पॉइंट P इज 3 मीटर टूवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट Q। हु का मतलब क्या है कि ये जो आगे इंफॉर्मेशन है ये किसके बारे में है, Q के बारे में है। Q हु इज 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट R, ठीक है। अब ये अच्छा खासा डायग्राम बनने वाला है इस लाइन से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि पॉइंट P इज 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट Q, तो हमने सबसे पहले पॉइंट Q बनाया। ओके, सबसे पहले हमने पॉइंट Q बनाया, और पॉइंट Q के साउथ में, साउथ मींस नीचे, कौन सा पॉइंट है, नीचे है पॉइंट P, ठीक है, 3 मीटर नीचे। और Q के बारे में क्या कह रहा है, Q हु इज 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ R। Q जो है वो ईस्ट में है, किसके, R के। तो R किधर होगा, Q के वेस्ट में। तो यहाँ पे हमने R को लिखा, और ये कितना है 4 मीटर है। ओके, उसके बाद पॉइंट S इज 6 मीटर टूवर्ड साउथ ऑफ पॉइंट R। अब उसने क्या बोला कि S जो है वो किस तरफ है, साउथ में है, किसके साउथ में है, R के साउथ में है, और कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो अब जब इस तरह से दिया हो ना, तो आप पता क्या करेंगे, आप R से साउथ की तरफ जाना तो शुरू कर दो, बट आप एक चीज देखो, पैरेलल एक लाइन बनी हुई है जो कि 3 मीटर की है, और हमें जो टर्न लेना है वो 6 मीटर का लेना है, तो हमें इसका ऑलमोस्ट डबल बनाना पड़ेगा। ओके, इसका हमें ऑलमोस्ट डबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारा ये 6 मीटर की लाइन बन गई है, और यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, S पॉइंट आ रहा है। उसके बाद उसने बोला वाइल पॉइंट T इज 8 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट S। ओके, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पॉइंट T के बारे में उसने बोला, चलो मैं आपका सोल्यूशन ना थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं, सो दैट आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। ये पहले P था 3 मीटर, ये Q था 4 मीटर, और यहाँ पे आपका R था, और इसके नीचे हम कितना मीटर गए, 6 मीटर, और यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट है, S, ठीक है, ये 6 मीटर्स है। उसके बाद उसने बोला आपको कि T इज 8 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ S। ओके, अब पॉइंट T के बारे में उसने बोला था, क्योंकि S तो आपका साउथ में आ गया, और के पॉइंट T जो है वो 8 मीटर है वेस्ट ऑफ S, तो S के वेस्ट में जाना है। देखिए, हाँ जी, S के वेस्ट में जाना है हमें, और कितना मीटर, 8 मीटर।
और यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, टी पॉइंट आ रहा है। उसके बाद उसने बोला कि पॉइंट वी इज 7 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट यू। अब वी और यू तो हमारे पास नहीं है, पर यू के बारे में कह रहा है कि यू हु इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। यू जो है वो 3 मीटर नॉर्थ में है, तो 3 मीटर नॉर्थ में अगर टी के है कौन सा पॉइंट, यू। और फिर उसने बोला पॉइंट वी इज 7 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ यू, यू का वेस्ट यानी इस तरफ। तो ये काफी अच्छी खासी लाइन आपकी बन रही है। तो इस डायग्राम में अब हमें देख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, सबसे पहले P जिसके नॉर्थ में Q है, Q के वेस्ट में R, R के साउथ में S, S के वेस्ट में T, T के नॉर्थ में U और U के वेस्ट में V। तो ये सारे पॉइंट्स है आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन पहला करते हैं सॉल्व, जो इस डायग्राम पे बेस्ड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू P। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, उसने आपको बोला U विद रिस्पेक्ट टू P, और हम समझ नहीं पाते सेंटर किसको लेना है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो दिया होगा ना, आप हमेशा उसको सेंटर लेंगे। तो आप यहाँ पर सेंटर किसको लेंगे, P को सेंटर लेंगे। तो अगर आप P को सेंटर लेते हैं तो U आप देख सकते हैं इस तरफ आ रहा है, और इस तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है ना। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हैं, उसने पूछा वेयर इज यू, यू इधर है, और उसने पूछा विद रिस्पेक्ट टू P, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स लीनियर है, क्योंकि ये आपका कितना था 3 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका 3 था, जिस वजह से ये दोनों लीनियर लाइन में आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स। ओके, एंड जिस वजह से अगर वो पूछ रहा है यू विद रिस्पेक्ट टू P, तो आप P को लीजिए सेंटर, और अगर आपका P सेंटर है तो U जो है वो किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन है इसका फाइनल आंसर। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shortest distance between R and T? अब R और T के बीच का उसने पूछ लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अब हम कैसे बताएं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, हाँ जी, R यहाँ पर है और T यहाँ पर है। तो R और T के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है, तो ये दोनों लाइंस की मदद से आपको स्लोप लाइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ये देखिए, आपका मतलब पार्ट ऑफ डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूँ जो रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, तो R आपका यहाँ पे था, जिसके नीचे ये 6 मीटर है लाइन, और T आपका यहाँ पे था, जो कि आपकी 8 मीटर की लाइन है। तो उसका कहना है कि बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा R और T के बीच का। तो आपने R और T को डॉटेड लाइन से जोड़ना है। तो अगर आप इस R और T को डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं ना, तो आपका ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मुझे कभी भी स्लोप लाइन की वैल्यू चाहिए, बिकॉज डायरेक्शंस में स्लोप लाइन आना बहुत कॉमन है। अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो आप उसका पैरेलल से डिस्टेंस उठा के उसको सॉल्व कर देंगे, पर अगर स्लोप लाइन आ रही है तो वहां पे अगर आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है वो स्लोप लाइन है, तो हमने वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसमें कि आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर है, स्लोप के स्क्वायर के बराबर है। ओके, ये स्लोप के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस आपका 8 है और परपेंडिकुलर आपका 6 है, तो अगर आप यहाँ पे इसका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं, तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 अंडर रूट, और ये आपका कितना आएगा 100 अंडर रूट। तो 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, जिससे हमें समझ आता है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 10 मीटर। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसा पेपर में बहुत कॉमन है, आपके पेपर में ना लास्ट 2022 में भी हुआ है और 2023 में भी पूरे चांसेस हैं कि होगा, कि आपका एक सॉल्यूशन बन गया है और आगे जो उसका क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जो आपने मेन सॉल्यूशन के साथ जोड़नी है और फिर आंसर बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले तो आपका जो पुरानी लाइंस थी वो क्या थी आपकी, P, ये Q, ये आपका R, इधर आपका नीचे की तरफ S, ओके, देन आपका T,
और इधर आपका U और इधर आपका V, इस तरह का डायग्राम था। अब उसने बोला कि इफ अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट V, अच्छा इनके डायमेंशंस पे लिख देते हैं, 3, 4, 6, 8, 3 and last is 7. Okay, now if a person walks 3 meter towards the north, अब point V से, because distance between UT and the distance between PQ आपका 3 है ना, और अगर V पॉइंट से आप किसी को नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं फॉर 3 मीटर, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये RQ के लीनियर होगा, ये पॉइंट आपका RQ के लीनियर होगा। और उसके बाद उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद राइट टर्न लिया एंड वॉक्स फॉर अनदर 15 मीटर। अब ये राइट टर्न लेकर 15 मीटर चल रहा है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फॉर 15 मीटर। अब हमें ये सोचना है कि 15 मीटर में वो कितना कवर करेगा, तो आप पैरेलल लाइंस में देखिए, हाँ जी 15 मीटर कितना है, ये देखो ये 7 है, ये आपका 8 है, तो ये 7 और 8 जो है उसको अगर आप ऐड करते हैं, हाँ जी 7 और 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो 15 मीटर बनता है पूरा, यानी वो सीधा R वाले पॉइंट पे जाके मीट करेगा, यानी इस पॉइंट पे। क्योंकि अगर उसने 15 मीटर मूव करना है और मैंने पैरेलल से नापा कि 7 + 8 इज 15 मीटर, तो 15 मीटर की जर्नी पूरी करके वो कौन से पॉइंट पे पहुंच रहा है, पॉइंट R पे। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच, वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज R। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अल्फाबेट्स बेस्ड है, तो बट ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में। ऑल्दो ये अटेम्प्टेबल है, अटेम्प्ट होते हैं, ये इजी होते हैं सॉल्व करने, इट्स जस्ट कि रीडिंग टाइम लगता है एंड देन सॉल्विंग टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको डिस्कस। तो चलिए देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन द वर्ड एडवांस ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट लेटर, आपके सामने जो वर्ड है जो कि कौन सा है, एडवांस, इसमें जितने भी वॉवल्स है आप उसको रिप्लेस कर रहे हो किससे, नेक्स्ट लेटर से, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड विद द प्रीवियस लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उस सीरीज के अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है, ठीक है। और किस तरह से कि आपने सभी वॉवल्स में नेक्स्ट लेटर, वॉवल आपके A-E-I-O-U, तो वॉवल्स में आपने +1 करना है और कॉन्सोनेंट्स में आपने -1 करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो वॉवल्स आपका कौन सा है, A है और फिर E है, तो A में +1 करोगे तो कितना होगा, B, यहाँ पे भी आपका B हो जाएगा, और E में +1 करेंगे तो कितना होगा, F। और अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट्स की, यानी बाकी सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स में हमें क्या करना है, -1। तो D में अगर मैं -1 करूं तो कितना आता है, C। V में अगर मैं -1 करूं तो कितना आता है, U। N में -1 करूं तो M। C में -1 करूं तो B। तो हमने हर वॉवल पे +1 कर दिया और हर कॉन्सोनेंट पे -1 कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि नाउ इफ ऑल द वॉवल्स, अगर आप सारे के सारे वॉवल्स को डिलीट कर देते हैं तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर गोइंग टू रिमेन देयर। अगर आप सभी वॉवल्स, मतलब ये सब करने के बाद, इसमें ये जो नाउ वर्ड है ना उसको समझिए, नाउ मतलब ये सब करने के बाद, तो ये सब करने के बाद फिर आप ओरिजिनल वर्ड को नहीं देखने वाले, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर गोइंग टू रिमेन देयर, ओके। तो अब यहाँ पे वॉवल है कौन सा, इस रिजल्टेंट में तो एक ही वॉवल आ रहा है, तो अगर एक ही वॉवल आ रहा है तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कॉन्सोनेंट्स है, जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 6। ओके, सो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी,
अब ये है आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन जब आपका अनलॉक हुआ है ना, तो आप पहले बाकी सारा कर लो। जैसे कि अभी तक मैंने जितना भी आपके साथ डिस्कस किया था, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था पजल वाला, बट उसके बाद आपके यही सब सिलॉगिज्म चल रहा था, ब्लड रिलेशन चल रहा है, डायरेक्शंस चल रहा है ना। देन आपके अभी जो हमने ये अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस किए, ये वाले हम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ना पहले अटेम्प्ट कर लिया करो, उसके बाद हमेशा उठाया करो आप सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं ये वाला किस तरह से होगा। तो पहले रीडिंग टाइम, मतलब 1 to 2 मिनट्स का रीडिंग टाइम तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो उसने बोला देयर आर 7 पर्सन्स, 7 लोग हैं आपके सामने जिनका नाम है A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, दे ऑल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। वो एक रो में बैठे हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि G सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। ओके, अब हमें पहले तो एक रो बनानी है और उसमें हमने क्या किया, 7 पोजीशंस मार्क कर दी। ओके, और इस रो में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किधर की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। दे ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अब उसने बोला कि G सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। G जो है वो किसी कॉर्नर से सेकेंड नंबर पे है। अब ऐसे क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन है कि G जो है वो लेफ्ट कॉर्नर से हमें सेकेंड नंबर पे बिठाना है कि राइट कॉर्नर से। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। तो एक और लाइन है, अगर G को लेके कंफ्यूजन है तो F के बारे में देखो, एक लाइन है, F सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। F जो है ये सर्टेन पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अब हम पता क्या करते हैं, हम पहली लाइन ही उठाते हैं और उसकी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो बना देते हैं और दो दो आंसर्स बनाकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बट आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर अगर उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है तो थोड़ा आगे बढ़िए, इंफॉर्मेशन पढ़िए और देखिए क्या पता वहां पे कोई ऐसी लाइन हमें मिल जाए जिसका किसी भी तरह का डाउट ना आ रहा हो। तो वो हमें मिल चुकी है कि F sits on the extreme left end of the row। F जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, तो F को मैंने यहां पे लिखा क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर इधर की तरफ है आपका। और उसके बाद उसने बोला कि देयर आर 3 persons between F and B। F और B के बीच में 3 लोग हैं। ओके, उसके बाद हाँ जी, अब F और B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद उसने एक लाइन बोली कि E has equal number of persons to his left and right side। इसका मतलब क्या है कि E के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग राइट साइड में हैं। दैट मीन्स E जो है वो एग्जैक्टली इन द मिडल है। E को हम कहाँ रखेंगे फिर, एग्जैक्टली इन द मिडल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर A के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, A सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C। यहां देखो A जो है वो राइट साइड में बैठा हुआ है किसके, C के। A जो है वो C के राइट साइड है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि A और C को हमने इस तरह से बिठाना है। बट आगे उसने ये भी बोला कि A डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। A जो है वो कॉर्नर में नहीं है, A कॉर्नर में नहीं है। दैट मीन्स हम इन दोनों पॉइंट्स पे C और A को नहीं बिठा सकते, पर C और A को बिठाना भी एक साथ है, जिस वजह से हमें C और A को यहां बिठाना पड़ेगा। ओके, और अब क्योंकि हम C और A को बिठा चुके हैं तो उसने जो लाइन दी आपको कि G सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। G जो है वो किसी एक एंड से सेकेंड पोजीशन पे है, वो अब क्लियर हो रही है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे यहां तो C है, तो G को अगर मुझे सेकेंड पोजीशन पे बिठाना है तो G को हमें यहां बिठाना पड़ेगा। ओके, तो G को हमने यहां पे बिठा दिया और एक ही पर्सन अब आपका बचता है जो कि कौन सा है, देखिए A B C हो चुका है, एक D रह गया, तो D को हमने यहां पे लिख दिया और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से टाइम सेव करना है। सिटिंग में ना
हमेशा कोशिश किया करो कि कम से कम जिस इंफॉर्मेशन से आप शुरू कर रहे हैं ना उसमें ज्यादा डाउट ना हो। बट अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है फिर तो आपको जो भी मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है तो फिर तो आपको बनानी ही पड़ेगी, फिर आप पॉसिबिलिटी से एस्केप कर ही नहीं सकते। ओके, तो चलिए ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन जिस पे बेस्ड है आपके 5 क्वेश्चन। ओके, तो मतलब काफी स्कोरिंग हो जाता है, एक पैराग्राफ ही सॉल्व की है और एक पैराग्राफ से आपके सीधे 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलो करते हैं सॉल्व FCAE-BGD। तो देखिए उसने आपसे पूछा कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ये नॉर्थ फेसिंग है जिसका लेफ्ट और राइट ऐसे होगा। तो उसने बोला कि ई के लेफ्ट पे, तो ई का लेफ्ट यानी इस तरफ, ई के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर कौन है। तो आपके सामने है आपका आंसर कि ई के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला हाँ जी FCAE-BGD। उसने बोला हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, कि ए और जी के बीच में कितने लोग हैं। तो देखो ए आपका यहां पर है और जी आपका यहां पर है। तो ए और जी के बीच में आपके सामने है कि कितने दो लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। तो आंसर आपका क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट करेंगे अब हम ट्राई। हाँ जी, उसका कहना है कि हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से। हाँ जी, राइट एंड से थर्ड पोजीशन पर कौन आ रहा है ये पूछा जा रहा है। तो राइट एंड से देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये कौन है, बी है। तो राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है बी, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, तो इसको करते हैं। हाँ जी, जी के लेफ्ट में, लेफ्ट इस तरफ है, तो जी के लेफ्ट में देखिए कितने लोग हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हैं जी के लेफ्ट में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, कि एफ और बी के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है। ओके, अब आप एक चीज देखो, ये एफ इधर है और बी इधर है और इनके सेंटर में, इनके बिल्कुल सेंटर में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो तभी उन्होंने बोला एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या होता है कि उनके बिल्कुल सेंटर में कौन है। तो इनके बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि आरबीआई असिस्टेंट में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें आपका एक तो पजल का क्वेश्चन रहा है ना, और एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट का रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटीज का। तो देखिए इनइक्वालिटीज तो बहुत ही मस्ट है, कि मतलब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो आप लेके चलो आरबीआई असिस्टेंट में आना ही है, और ये स्कोरिंग भी बहुत होता है। ओके, तो देखिए उसने आपको बोला कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, और आपको यहां बताना है कि इन कंक्लूजन्स में से कौन से वाला सही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम सीधा उसी वेरिएबल पे ध्यान देंगे जो हमें कंक्लूजन में गिवन है। तो फर्स्ट कंक्लूजन में उसने बी और एफ की बात करी है। तो बी आपका इधर है और एफ आपका इधर है, तो बी और एफ के बीच में इक्वल इग्नोर और ये वाला साइन बचा,
और ये किसकी तरफ ग्रेटर आ रहा है, बी की तरफ। मतलब एफ और बी के बीच में अगर ये दिया हुआ है तो अगर मैं इस साइन को इग्नोर कर दूं तो यही साइन बचता है, और वो किसकी तरफ ग्रेटर है, बी की तरफ ग्रेटर है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। ओके, साफ साफ देख के हमें पता लग रहा है कि इसका आंसर जो है पहले वाला सही होगा। आगे उसने बात करी आर और सी की। अब देखो ये रहा सी और ये रहा आर, और आर और सी के बीच में देखिए आते हैं ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइन का मतलब होता है नो रिलेशन, और नो रिलेशन का मतलब होता है 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो जिस वजह से ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये श्योरली सही नहीं है, ये डाउटफुल है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली 1 फॉलोज। ओनली 1 फॉलोज होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है बट हमें कोई कॉमन नहीं दिया हुआ कि हमें इक्वेशंस को मर्ज करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कंक्लूजन आपने देखा कि u और h का है ना। फर्स्ट कंक्लूजन आपके सामने है जो कि u और h का है, तो हम u और h को ही चेक करेंगे। तो u और h के बीच में देखिए ये दोनों आ गए ऑपोजिट साइन, एंड ऑपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज। तो ये पहला कंक्लूजन तो आपका डेफिनेटली गलत है। ओके, और सेकंड में देखिए कि t और q के बीच की बात हो रही है, तो t इधर है और q इधर है। तो t और q के बीच में अगर आप देखते हो तो सिर्फ ये वाला साइन बचता है जो कि किसकी तरफ ग्रेटर आ रहा है, q की तरफ ग्रेटर आ रहा है। तो q इज ग्रेटर इक्वल टू t, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिया है, और जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली 2 फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल देखिए सभी। यहां पे भी इतनी बड़ी क्वेश्चन है, पेपर में उन्होंने आपको कॉमन ही दिया, बस इक्वेशन बड़ी कर दी थी। तो चलिए इसमें दोनों कंक्लूजन्स में u और x की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे u और x के बीच में ही देखेंगे। तो u और x के बीच में ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, और ये इक्वल तो हम इग्नोर ही कर देंगे। तो ये दोनों साइंस जो हैं ये सेम साइन है। ओके, तो u और x के बीच में आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम साइन है तो ये u की तरफ ग्रेटर इक्वल है, तो ये आपके u की तरफ ग्रेटर इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने है ये दोनों कंक्लूजन्स, राइट। तो जब भी इस तरह का कंक्लूजन आता है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि या तो u और x में u बड़ा है, या फिर u और x दोनों के दोनों बराबर है। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, ईदर और। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ईदर 1 और 2 फॉलोज, कि इन दोनों में से कोई एक आपका सही होगा। क्योंकि जब भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स आता है ना, दैट ऑलवेज मीन कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाउट इन दोनों साइंस के बीच में। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हमारा रीजनिंग का ओवर होने ही वाला है सेक्शन। ओके, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 2022 में हमारी किस चैप्टर की कैसी वेटेज रही है, कैसे हमें मैनेज करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एस, एल, पी, टी, वी और आर। फर्स्ट कंक्लूजन में पी और आर की बात हो रही है, तो पी आपके सामने ये रहा और आर आपके सामने ये रहा। ओके, तो P और R के बीच में इक्वल अगर आप इग्नोर कर दो तो ये 2 साइन बचते हैं, और ये 2 साइंस जो है इन दोनों में अगर आप कॉमन लेते हो तो कॉमन किसकी तरफ आ रहा है, P की तरफ कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि P इज ग्रेटर देन R ही कंक्लूड हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूं, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूं तो कंक्लूड क्या होता है, दैट P इज ग्रेटर देन R। ओके, आगे देखिए S और V की बात हो रही है, बट S और V के बीच में देखिए ऑपोजिट साइन आ गया। मतलब क्रॉस तो अभी नहीं करूंगी मैं, बाद में करूंगी, पर चलिए ये दोनों ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन आ गया तो ये तो हो गया गलत, और जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अब हमें अल्फाबेट्स का ऑलरेडी एक क्वेश्चन दे रखा था, है ना, तो ये एक और क्वेश्चन आपके पेपर में आया है अल्फाबेट्स में से। तो उसने बोला कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, अगर ये पॉसिबल है कि आप एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं विद द थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड परसेवरेंस। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, कई बार ना वो पता है क्या करते हैं, स्पेलिंग्स गलत दे देते हैं ताकि आप गलती से सही स्पेलिंग्स लिख के आंसर बता दो। तो आपने हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में स्पेलिंग्स को जरूर मैच करना है कि जो स्पेलिंग्स लिखे हैं हमें उसी पे ही सॉल्व करना है। तो चलिए, इसका थर्ड कौन सा है, आर, फिफ्थ कौन सा है, ई, 6, 7, 8, 9, नाइन्थ कौन सा है आपका, ए, और 10th आपका कौन सा है, एन। ओके, तो आर, ई, ए, एन, ये 4 अल्फाबेट्स हमने पिक किए। तो देखते हैं इससे क्या हमारा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन चारों से हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। और इसको सॉल्व करते हुए ना एक चीज देखो, मैं पहले ना क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगी। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ का मतलब कि अगर एक ही बन रहा है तो आपने क्या करना है, सेकेंड लेटर उस वर्ड का उठाना है और आंसर मार्क कर देना है। इफ मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा बन रहा है, अगर तो एक ही बन रहा है तो उसका आपने सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट पिक किया और आंसर में मार्क कर दिया। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एम एज द आंसर। अगर एक से ज्यादा बन रहा है, अब एक से ज्यादा वो 2, 3, 4 जितने मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो हमारा आंसर होगा क्या, एम होगा। ओके, और इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड तो आंसर देना है वाई। अब हमें ये देखना है कि इसमें एक बन रहा है कि एक से ज्यादा, 2 बन रहे हैं कि 3 बन रहे हैं कि 4 बन रहे हैं, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज है। हमें बस ये देखना है कि 1 है कि मोर देन 1 है। तो चलिए, इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एक तो आपका देखिए अर्न होता है, कमाना, और एक होता है नियर यानी पास। और जैसे ही 2 बने, ये कौन सी कंडीशन है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एम एज द आंसर। तो ऐसे में आपने जो आंसर देना है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज एम। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपका आरबीआई असिस्टेंट 2022 का जो रीजनिंग का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। बट स्टूडेंट्स याद रखना कि हम हमारे चैनल सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज पे डेली रात को 9 बजे आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला सेशन यानी मंडे को आपका पहला सेशन था जिसमें हमने रीजनिंग के 2022 के सवाल स्टार्ट किए थे, और आज आपके रीजनिंग के 2022 के सवाल कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही कल भी रात को 9 बजे आपको सेशन में आपको बाकी सब्जेक्ट्स, आपको इंग्लिश के सेशन मिलेंगे, मैथ्स के सेशन मिलेंगे, रीजनिंग के सेशन मिलेंगे, और हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो आई होप आप इन सेशंस का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। और लास्ट में एक छोटा सा एनालिसिस पूरे 2022 के पेपर का, ये जो आपका 2022 के पेपर में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस थे ना, इसका एक छोटा सा एनालिसिस आपको मैं देना चाहती हूं कि कितने क्वेश्चन थे और हम उनको कितनी देर में कर सकते थे। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट के 10 सवाल, एक क्वेश्चन हमने 5 का सेट जो है वो हमने मंडे मतलब पिछले सेशन में किया था डिस्कस, और एक सिटिंग का हमने लीनियर वाला आज किया है, सर्कुलर हमने पहले किया था। 10 सवाल सिटिंग के आए, पजल के 5, तो मतलब 35 में से ना कम से कम 15 सवाल तो डन है कि आने ही आने। ओके, उसके बाद आपके इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी आते ही हैं, एवरी टाइम आते हैं। ठीक है, लॉजिकल अल्फाबेट्स, नंबर और रैंकिंग के असिस्टेंट के पेपर में तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो आपने वो जो प्रीसीडेड वाले, सक्सीडेड वाले, ये जो अभी हम लास्ट में कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, नंबर्स वाला, फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज किया सेकेंड के साथ, ये नंबर, डिजिट, अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, ये सारे जो है ना, ये आपके 11 सवाल आए थे 2022 में। और मतलब ये कुछ शॉकिंग नहीं था क्योंकि असिस्टेंट के पेपर में इसके भी ज्यादा आते हैं। बाकी डायरेक्शंस के 3, ब्लड रिलेशन के 2, ये तो स्टैंडर्ड है,
कि डायरेक्शन के भी 2-3 आने हैं, ब्लड रिलेशन के भी 2-3 आने हैं। तो आपके टोटल जो 35 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, वो इन 6 टॉपिक से कवर हुए थे। देखो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली हैं, ये आपके आरबीआई असिस्टेंट पेपर के लिए ये 6 टॉपिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और पूरा सिलेबस ही कंप्लीट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए पर इन 6 टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि सिटिंग पजल का इस बार हो सकता है 20 सवाल आ जाए, इनइक्वालिटीज के हो सकता है इस बार 5 सवाल आ जाए, है ना। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन तो इस बार भी आना ही आना है, मतलब ये तो हमें इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं आएगा, आएगा। बाकी ये चीज जो है ना आपकी, ये जो 4th सेक्शन है ये थोड़ा इजी होता है, पर इस बार 2023 का पेपर अगर वो टफ करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इसकी वेटेज को कम करेंगे। ओके, सो ये आपके टोटल टॉपिक्स थे। और ये वाला पेपर जब हुआ था 2022 में, तो स्टूडेंट्स जो है 35 में से बहुत स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 35 का अटेम्प्ट भी किया है। 35 का अटेम्प्ट पॉसिबल था इस पेपर में, बट एक अच्छा गुड अटेम्प्ट, मतलब 35 का अटेम्प्ट तो एक्सीलेंट अटेम्प्ट है, बट एक गुड अटेम्प्ट जो इस पेपर में है वो 32 प्लस का है। मतलब ऐसा पेपर अगर आपका 2023 में भी आएगा ना, तो आप देख लीजिए 32 प्लस का अटेम्प्ट आपका रहना चाहिए। ओके, बट अगर लेवल बढ़ता है इससे तो डेफिनेटली अटेम्प्ट आपका जो है थोड़ा सा फिर तो घटेगा ही। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस आरबीआई असिस्टेंट 2022 के पेपर का। और लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपडेटेड रखेंगे और साथ ही साथ हम आपकी आरबीआई असिस्टेंट की पूरी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर या फिर सेबी, नबार्ड, आईएफएससीए या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का पेपर देने का सोच रहे हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आपको ये पेपर आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, आपको हम सारे रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी पेपर हैं वो सारी प्रिपरेशन हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे करवाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओवर करते हैं आज की क्लास। पर डेली रात को 9 बजे PYQ सीरीज जो है वो जरूर अटेंड करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी अच्छी हो सकेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।